Good morning, students. Today we will start the fourth unit of chemistry named chemical kinetics. This is first lecture of chemical kinetics. So let's start. Chemical kinetics वर्ड का मीनिंग हमें देखना है. मीन्स हम इस यूनिट के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं. केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग हम देखते हैं. केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस. काइनेटिक्स मीन्स स्पीड ऑफ द रिएक्शंस. सो केमिकल काइनेटिक्स मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the speed of chemical reactions. So under the heading chemical kinetics, what we will study about the speed of reactions. Secondly हम क्या study करते हैं about factors affecting speed of reactions. किसी रिएक्शन की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. एंड थर्ड हम इसमें क्या स्टडी करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस. मीन्स अगर मैं एक रिएक्शन की बात करती हूँ से आर कन्वर्ट्स इनटू पी मीन्स रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू पी, तो ये रिएक्शन किस स्पीड से हुई है, इस रिएक्शन की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और इस रिएक्शन के अंदर आर को पी में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा पाथ इसने फॉलो किया है. मीन्स इंटरमीडिएट्स क्या बने हैं, किसके थ्रू आर पी में कन्वर्ट हुआ है, डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ है या किसी इंटरमीडिएट के थ्रू कन्वर्ट हुआ है, तो उस पाथ को हम बोलते हैं मैकेनिज्म. सो अंडर द हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स वी विल स्टडी अबाउट द स्पीड्स ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस. अब देखिए बेसिकली हम यहाँ पे स्पीड के बारे में पढ़ते हैं. तो किसी भी रिएक्शन को हम स्पीड के बेसिस पे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. मीन्स या तो वो जो रिएक्शन है उसकी स्पीड फास्ट होगी, या फिर वो रिएक्शन है उसकी स्पीड स्लो होगी, या फिर उस रिएक्शन की स्पीड मॉडरेट होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शंस all reactions are classified into 3 categories. First one, the reactions occurring very fast speed, the reactions occurring at very slow speed, and the reactions occurring at moderate speed. अब देखिए फास्ट स्पीड कौन सी रिएक्शंस होती हैं. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक रिएक्शंस. जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सब फास्ट रिएक्शंस होती हैं. अब कौन सी होती हैं आयनिक रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे AgNO3 का सोल्यूशन लिया, एक्वस सोल्यूशन, और मैंने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मिक्स कर दिया. अब देखिए यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो AgNO3 का जो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट हैं. कौन से आयंस, सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयन. अच्छा, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट हैं. मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शंस किन के बीच में होंगी, आयंस के बीच में होंगी, इसलिए हम इनको आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं. तो जब यहाँ पे रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने पे क्या हुआ, when we add aqueous solution of silver nitrate into aqueous solution of sodium chloride, then a fast reaction occurs. और उस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास बनेगा AgCl प्लस NaNO3 का aqueous solution. ये जो AgCl बनेगा इसके वाइट PPTs बनेंगे. सो जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमें ये प्रेसिपिटेट्स बनते हुए दिखाई देते हैं. मीन्स दीज रिएक्शंस अकर्स एट वेरी फास्ट स्पीड. सो ऑल आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस. उसके बाद हम बात करते हैं स्लो रिएक्शंस की. तो स्लो रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है. मीन्स दीज रिएक्शंस टेक्स मैनी ईयर्स और ए लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट. तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. यू ऑल नो अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन. देखिए अगर हम एक आयरन पीस को बाहर रखते हैं तो उस पर रस्टिंग हो जाती है, उसका कोरोजन हो जाता है, लेकिन उसके कोरोजन में बहुत लंबा टाइम लगता है. मीन्स अगर एक आप आयरन ऑब्जेक्ट को बाहर रखते हैं तो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने में 2 दिन तो नहीं, कम से कम 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. ये तो डिपेंड करता है हमारे पास हमने कितना मटेरियल लिया है. तो जो रस्टिंग रिएक्शन है, कोरोजन रिएक्शंस हैं, दीज आर वेरी स्लो रिएक्शंस. इनकी स्पीड बहुत कम होती है. और मॉडरेट रिएक्शंस कौन सी होती हैं, मॉडरेट रिएक्शंस की स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होती ना ही फास्ट होती, ये मॉडरेट स्पीड से चलती हैं. सो इन दिस चैप्टर
which is chemical kinetics. In this chapter we will study about the moderate reactions. काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन. तो इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो सारे हम मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, मीन्स हुज स्पीड्स नाइदर टू स्लो नोर वेरी फास्ट. राइट. अब देखिए, हमने स्पीड के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है. तो हर रिएक्शन की स्पीड एक जैसी क्यों नहीं होती? कोई बहुत ज़्यादा फास्ट क्यों होती है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो क्यों होती है, कोई मॉडरेट स्पीड से क्यों होती है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मीन्स किसी रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड कैसे किया जाता है और वो हर रिएक्शन की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है? तो उसके लिए देखिए, एक्चुअल में किसी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है. केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट मैंने लिखा R + C और इसने क्या बना दिया? P बना दिया. देखिए, मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया है, इन विच 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट. अब देखिए, एक्चुअल में इस रिएक्शन में हुआ क्या है. जब R और C रिएक्ट करके P बनाते हैं तो पहले जो R है इसके बॉन्ड्स, इसमें जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे. C हमने रिएक्टेंट लिया है, इसके बॉन्ड्स भी ब्रेक होंगे. और फिर R और C के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में. तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं. एक तो बॉन्ड ब्रेकिंग और सेकंड वन क्या होता है? बॉन्ड मेकिंग. तो या हम उसको बॉन्ड फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. बॉन्ड फॉर्मेशन. राइट. अब देखिए, किसी भी रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लूज होती है. हर रिएक्शन के लिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यूज होते हैं. तो उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसका अमाउंट भी डिफरेंट होगा. और बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है. इसीलिए उन रिएक्शंस की स्पीड फास्ट या फिर स्लो होती है. अगर हर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सेम एनर्जी देनी पड़े तो उस टाइम क्या होगा? सभी रिएक्शंस की स्पीड सेम होगी. लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि जो हम केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जो रिएक्टेंट्स हम पढ़ते हैं, सबका नेचर डिफरेंट होता है. तो उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज. Therefore, some reactions are of fast speed, some reactions are of slow speed and some reactions are of moderate speed. ये तो था हमारा फर्स्ट फैक्टर. अगर मैं सेकंड रीज़न देखती हूँ तो देखिए, मैं एग्जांपल लेती हूँ. हमारे पास है ए पीस ऑफ पेपर, और ये जो पीस ऑफ पेपर है ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है. रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ये पीस ऑफ पेपर क्या अपने आप जलने लगता है? बताइए आप. पीस ऑफ पेपर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, कभी भी अपने आप नहीं जलता. अगर हम उस पेपर को जलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम या तो मैच स्टिक से उसको इग्नाइट करेंगे या फिर हम लाइटर लेंगे. मीन्स हम जो मैच स्टिक से उसको इग्नाइट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? वी आर प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी. मीन्स ये जो पीस ऑफ पेपर है इसकी अपनी खुद की भी एनर्जी है. राइट. उस एनर्जी को मैं मान लेती हूँ E. और हमने क्या किया? इसको इग्नाइट किया. मीन्स हमने इसको बाहर से भी कोई एनर्जी प्रोवाइड की. तो वो जो हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की है उसको मैं मान लेती हूँ कि वो एनर्जी है स्मॉल e. ठीक है. फिर ये पेपर अपने आप जलने लग जाता है. तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी अपनी एक एवरेज एनर्जी होती है, और रिएक्शन कराने के लिए हमें कुछ मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. राइट. जो हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. अब देखिए, हर रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है. जैसे आप लोग देखते हो कि पेपर को जब हम बर्न करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. अब सेम केस अगर मैं एक वुड का लेती हूँ, लकड़ी का लेती हूँ मैं, तो देखिए लकड़ी को अगर आपको जलाना है तो आप मैच स्टिक लेके आओगे, उससे वो जल जाती है? नहीं. क्या हमें काफ़ी लंबे टाइम तक उसको जलाना पड़ता है तब वो आग पकड़ती है. या हम उस पर केरोसिन भी डाल देते हैं, कई बार जल्दी आग पकड़ाने के लिए पेट्रोल वगैरह भी डाल देते हैं. तो हर रिएक्शन को होने के लिए हम जो एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं,
वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जिन सब्सटेंस की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो फास्टली रिएक्ट करते हैं, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। सो किसी भी रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, स्लो होगी, मॉडरेट होगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करती है। या फिर कौन डिसाइड करता है? रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, वो डिसाइड करती है। तो इन्हीं के ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होने की वजह से सम रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड सम आर स्लो एंड सम अकर्स एट मॉडरेट स्पीड। अब देखिए एक बार हम रिव्यू लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शंस, अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शंस, अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस। स्पीड के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं? 3, फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट द मॉडरेट रिएक्शंस। कोई रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, स्लो क्यों होती है, मॉडरेट क्यों होती है? डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, इसीलिए कोई रिएक्शन फास्ट होती है, स्लो होती है, मॉडरेट होती है, राइट। अब हम एक्चुअल में मीनिंग स्टडी करेंगे कि स्पीड हम किसको बोलते हैं। अब देखिए हम एक कार ड्राइव कर रहे हैं, अब कार की स्पीड कितनी है वो कार का स्पीडोमीटर बताता है। अब कार ड्राइव करते टाइम हमने कहा कि बताइए इस टाइम कार की स्पीड कितनी है, आप स्पीडोमीटर देखते हैं और बता देते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर। अब रिएक्शन को देख के हम कैसे बताएंगे कि उसकी स्पीड कितनी है? तो उसके लिए हमें स्टडी करना है कि हम उसकी स्पीड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ एक। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू PCl3 एंड Cl2। ये एक रिएक्शन है। देखिए इस रिएक्शन को हम समझते हैं। हमने T इज इक्वल टू 0 का मीनिंग जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो उस टाइम हमने PCl5 की कोई कंसंट्रेशन ली। मैं मान लेती हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन हमने x मोल ली है, राइट। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम जस्ट रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट उस टाइम कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट तो जब रिएक्शन होगी तब बनेंगे। तो मैं मान सकती हूँ कि T इज इक्वल टू 0 पे इफ कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इज x मोल्स, देन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इज 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज ऑल्सो 0। चलिए फिर रिएक्शन होती गई। जब रिएक्शन होती है तो PCl5 डिकम्पोज होता है, मीन्स PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 में और Cl2 में। सो टाइम के साथ साथ क्या होगा? PCl5 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। सो मैं मान लेती हूँ कि मैंने इसको 5 मिनट्स के बाद चेक किया, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद क्या होगा? PCl5 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी? आप मान लो C कम हो गई, राइट। तो देखिए ये टोटल कितना था? X। C मोल्स इसमें से रिएक्ट कर चुके हैं, तो ये कितना बचेगा आफ्टर 5 मिनट? X माइनस C, राइट। अब थोड़ा सा स्टोक्योमेट्री की तरफ ध्यान दीजिए जो 11th क्लास में हमने स्टडी की थी। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ PCl5 रिएक्ट्स विद डिकम्पोजेस टू गिव 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2, राइट। 1 मोल से ये 1 मोल बनता है और ये भी 1 मोल बनता है। ये कितना डिकम्पोज हुआ है? ये तो C मोल डिकम्पोज हुआ है, तो ये कितना बनेगा? जब ये 1 मोल से 1 बनता है तो C मोल से कितना बनेगा? ये C मोल से C बनेगा और ये भी C बनेगा, राइट। तो देखिए 5 मिनट के बाद PCl5 की कंसंट्रेशन क्या हुई? PCl5 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई। PCl3 की क्या हुई? PCl3 की इंक्रीज हुई और Cl2 की क्या हुई? इंक्रीज हुई। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर विद द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। तो स्पीड का मीनिंग क्या हुआ? स्पीड का मीनिंग क्या होता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, किसकी? रिएक्टेंट की। कितने टाइम में? 5 मिनट में। सो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। या हम बोल सकते हैं
कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, चेंज का मीनिंग होता है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन अगर करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, इसी को ही मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है। अब चेंज का मीनिंग क्या है? चेंज का मीनिंग होता है डेल्टा। मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा किसमें, सी मतलब कंसंट्रेशन। किसके कंसंट्रेशन? आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। एंड चेंज इन टाइम को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। अब देखिए, डेल्टा सी का मीनिंग क्या होता है, C2 माइनस C1। और डेल्टा टी का मीनिंग क्या होता है, T2 माइनस T1। अब ये C2 क्या है, कंसंट्रेशन फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। T2 क्या है, फाइनल टाइम। T1 क्या है, इनिशियल टाइम। मीन्स अब देखिए, C2 कंसंट्रेशन अगर मैं रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ, हमारे रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन मतलब एट T इज इक्वल टू 5 मिनट कितनी है, x माइनस सी। तो मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस सी। और C1 मतलब इनिशियल कितना है, T इज इक्वल टू 0 पे ये x, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस x डिवाइडेड बाई T2 टाइम कितना है, T2 टाइम हमारे पास 5, इनिशियल टाइम कितना है 0। अब देखिए यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस C/5। ठीक है। मीन्स ये C क्या था, C तो वो अमाउंट था जो डिकम्पोज हुआ था, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लेते हैं तो हम उस पर ऑलवेज बाहर पहले से ही एक माइनस साइन ले लेते हैं। तो वो माइनस इनटू में ये क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम इसे लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम भी लिख सकती हूँ, मतलब डेल्टा टी भी लिख सकती हूँ। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। तो माइनस साइन तो मैंने यहाँ इसलिए लिया है ताकि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू जब आप रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लोगे ना, वो ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। अब अगर मैं इसी चीज़ को प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो देखिए, प्रोडक्ट्स टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। मीन्स इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन से ऑलवेज क्या होगी, ज़्यादा। सो जब आप यहाँ पे रेट लिखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है इतनी, C, इनिशियल कितनी थी 0 ओवर फाइनल टाइम क्या था 5, इनिशियल कितना था 0। मीन्स हम इसको C/5 लिख सकते हैं। या हम सिंबल्स के फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो देखो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, सो हमें यहाँ नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा C क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर चेंज इन टाइम। या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अब देखिए, फिर से देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ध्यान से सुनिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर चेंज इन टाइम। या हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जब हम किसी रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट करते हैं तो वो ऑलवेज उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के चेंज से स्टडी करते हैं, राइट। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर की है इन विच A combines with B and form C and D. Means here A and B are reactants, C and D are products. So अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए अगर रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस। क्यों यूज़ किया मैंने माइनस साइन, क्योंकि जब मैं चेंज इन कंसंट्रेशन निकालूंगी रिएक्टेंट्स के लिए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल निकालूंगी तो रिएक्टेंट्स की फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है। कम में से जब आप ज़्यादा को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, इसलिए मैंने बाहर माइनस ले लिया बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम को हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस A2 माइनस A1। क्या लिखोगे इसको, चेंज किसका, कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। अगर आप B की टर्म्स में लिखना चाहो तो हम रेट को कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर चेंज इन टाइम। यहाँ भी मैंने माइनस क्यों लिया है, ध्यान दो बच्चों, ये माइनस साइन आप भूल जाओगे, माइनस साइन लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो माइनस क्यों लिया है, क्योंकि B आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के जब आप चेंज निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो रेट क्या आएगा। अब देखिए यहाँ मैंने माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। सो दिस वन ओवर टाइम। अगर आप डी के टर्म्स में लिखना चाहो तो वो क्या होगा, वो ये होगा। इन शॉर्ट अगर हमें रेट लिखना है मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखनी है, स्पीड ऑफ रिएक्शन हमें लिखनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। या फिर ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो। अब देखिए ये जो आपके पास आया है माइनस डेल्टा A ओवर डेल्टा T, मतलब ये कंप्लीट, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। ये जो आपके पास आया है इसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। सिमिलरली इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको आप बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक है। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ध्यान दें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में माइनस साइन इंक्लूड होगा, ठीक है। चलिए यूनिट्स निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है,
टाइम की यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, मिनट्स ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया है, टाइम की कोई भी यूनिट ले सकते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आई? मोल्स पर लीटर पर टाइम। ठीक है, टाइम अगर सेकंड है तो हम बोल देंगे मोल्स पर लीटर पर सेकंड, अगर मिनट है तो हम बोल देंगे मोल्स पर लीटर पर मिनट, एंड सो ऑन। कई बार क्या होता है, हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, अगर वो गैसियस स्टेट में हैं तो गैसेस के लिए हम उनके कंसंट्रेशन ना लेके क्या लेते हैं, उनका प्रेशर नोट करते हैं। मीन्स अगर हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट के अंदर हैं तो उस केस में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की बजाय क्या आएगा, चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, अब प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। एटमॉस्फेयर हम ले सकते हैं, बार हम ले सकते हैं, पास्कल हम ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम ले सकते हैं, और टाइम की भी कोई भी यूनिट हो सकती है। तो उस केस में इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, प्रेशर पर टाइम। मीन्स अगर मान लो मैंने प्रेशर की यूनिट ली है एटमॉस्फेयर, तो ये क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर पर टाइम। और मान लो मैंने टाइम की यूनिट ले ली है सेकेंड, तो ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। या मैंने ले लिया ये पास्कल में और टाइम मैंने ले लिया मिनट्स में, तो ये क्या आ जाएगा, पास्कल पर मिनट। ठीक है, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सोचना इसके बारे में। आप लोगों ने जब रेट एक्सप्रेशन लिखा, देखिए ये वाला, तो उस टाइम आपने जो रिएक्शन ली थी उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सबके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे। 1 मोल ऑफ ए, 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। अगर हम कोई ऐसे रिएक्शन लेते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, N2 प्लस 3H2 फॉर्म 2NH3, ये ले दिया। ठीक है, अगर इस रिएक्शन के लिए हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़े तो क्या हम उस रेट एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं या हमें कोई चेंज करना पड़ेगा? आप सोचिए इसके बारे में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ समझाऊंगी। थैंक यू।